आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं बचत की मात्रा में वृद्धि के लिए सुझाव। आपके पेपर में पूछता है जैसे कि बचत से क्या आशय है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था भारत में बचत की दर क्यों कम है, इसको भी मैंने बताया था, और कैसे भारत में बचत की मात्रा को बढ़ाया जाए, बचत की मात्रा को इंक्रीज़ किया जाए। मैंने बोर्ड में लिखा है, इसे आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए। समझते हैं बचत की मात्रा में वृद्धि कैसे की जाए। पहला है पारिवारिक क्षेत्र, यानी कि घरेलू आधार पे हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हम लोग का घर होता है और हम लोग परिवार में रहते हैं, वहाँ पर बचत की मात्रा में कैसे वृद्धि की जाती है। गरीबों की आय अर्जन शक्ति में सुधार करना। किसी भी देश की सरकार को चाहिए कि जो गरीब हैं उनकी आय में सुधार करना। कैसे सुधार किया जाएगा? उनको रोजगार देकर के सुधार करना, उनको आर्थिक मदद करके सुधार करना। ठीक है, तो उनकी बचत क्या होगी? वृद्धि होगी उनकी बचत में। अर्थव्यवस्था में उपभोग के स्तर में वृद्धि करना। अर्थव्यवस्था में सभी आते हैं, सभी व्यक्ति, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जो गरीब वर्ग है, जो न्यूनतम वर्ग है, उसके उपभोग के स्तर में, उपभोग का मतलब जो व्यय करता है, जो वस्तुओं व सेवाओं का प्रयोग करता है, उसकी स्तर में वृद्धि करना। अगला है बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना। जैसे हम लोग के गांव में बैंकें हैं, पहले बैंकें नहीं होती थी, अब बैंकें हो गई हैं। 15 सालों से बैंकें ज़्यादातर आ गई हैं। इसके पहले भी बैंकें थी, लेकिन 10-15 सालों से कुछ ज़्यादा ही बैंकिंग सेक्टर का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। तो विकास हुआ तो लोगों के खाते खुले, खाते खुलने से उसमें कुछ ना कुछ पैसा लोग डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। बैंकिंग की आदत सी पड़ने लगी है लोगों के अंदर। तो वही कदम है कि गरीबों की, पारिवारिक क्षेत्र की बचत को बढ़ावा देने के लिए। अगला है भविष्य निधि जीवन बीमा से संबंधित सुविधाएं प्रदान करना। जो किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, उनके लिए क्या कहा गया है? भविष्य निधि, पीएफ कहते नहीं, पीएफ कटता है भैया, पीएफ काट ओट कितना पैसा मिलता है। तो कंपनियां जो होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, वो अपने कर्मचारियों की बचत को प्रोत्साहन के लिए उनके लिए पीएफ का निर्माण कर देती हैं, प्रोविडेंट फंड का निर्माण कर देती हैं। कुछ पैसा खुद जमा करती हैं और कुछ पैसा काट करके कर्मचारी के वेतन से जमा करती हैं। इससे बचत मिलती है। जब वो रिटायर होते हैं, जब वो लेना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी बचत इकट्ठा हो जाती है, मिल जाता है। जीवन बीमा से संबंधित, जीवन बीमा जो हम लोग कराते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम में, और तमाम बीमा कंपनियां हैं जो प्राइवेट हैं, तो वहाँ से भी लोग थोड़ा थोड़ा हर साल जमा करते हैं। 6 महीने में, 3 महीने में, जिसकी जैसी किस्त रहती है, एक निर्धारित समय के बाद बीमा हो जाता है। कीमत में स्थिरता की नीति अपनाना। किसी भी देश की सरकार को जो कीमत की स्थिरता है, कीमत स्थिर रहे। कभी कभी होता है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, कभी कभी होता है बहुत तेज़ी से घट जाता है। तो बहुत तेज़ी से बढ़ना और बहुत तेज़ी से घटना, लोग बचत नहीं कर पाते इसमें। तो स्थिर बनी रहेगी अगर कीमत, तो बचत होगी। किसी भी पारिवारिक की बात हो रही है। उपभोग की टिकाई वस्तुओं के उत्पादन में नियंत्रण करना। जो उपभोग जो हम लोग प्रयोग करते हैं, टिकाऊ वस्तुएं होनी चाहिए, ताकि उन पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना चाहिए। इससे आवश्यक वस्तुओं पर कम व्यय करना होता है। ध्यान दीजिएगा, टिकाऊ जो वस्तुएं होती हैं उस पर नियंत्रण किया जाता है, उन पर भारी उत्पादन शुल्क लगाया जाना चाहिए। इससे अनावश्यक वस्तुओं पर कम व्यय होता है। जिसे देख लीजिए, कोई व्यय है, कोई मशीनरी है, कोई कंप्यूटर, कोई बड़ी मतलब मोबाइलें जो महंगी आती हैं, तो उसमें क्या है, टैक्सवा ज़्यादा रहता है। जो ज़्यादा महंगी सामान है उसमें टैक्स ज़्यादा रहता है, ताकि लोग उस पर कम व्यय करें। जिनके
ऊपर ज़्यादा होता है वही व्यय करें। तो ये होता है पारिवारिक की बात। किसी भी सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार क्या करे, बचत कैसे करे सरकार अपनी। कृषि आय पर कर नहीं लगता है, आप जान लीजिए। कह रहे हैं कृषि आय पर कर लगाना चाहिए ताकि सरकार अधिक संसाधन अर्जित कर सके। इस सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकार पैसा कहाँ से बढ़ाए, सरकार अपनी बचत कहाँ से करे। कहते हैं कृषि आय पर टैक्स नहीं लगता, कृषि आय पर टैक्स लगाए और पैसा प्राप्त करे, तब सरकार की बचत बढ़ेगी। सरकार के गैर विकास व्ययों में कटौती करना। सरकार का एक व्यय होता है विकास पर, एक होता है गैर विकास। गैर विकास का मतलब जैसे सांसद वगैरह हैं, विधायक वगैरह हैं, इन लोगों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं, तमाम सुरक्षा दी गई हैं ना, देखते होंगे आप। तो उसमें कमी करे, उसमें क्या करे, कमी करे। ठीक है, कमी करेंगे तो सरकार की बचत बढ़ेगी। कर की चोरी रोकना। टैक्स की चोरी बहुत बड़े पैमाने पे होती है। और क्यों होती है? भारत में बहुत ऊंची दर से टैक्स लगता है, इसीलिए टैक्स की चोरी को कम करेगी। अगर सरकार कम करने का प्रयास करेगी, रोकेगी, तो सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार के पास बचत होगी। सरकार द्वारा स्थापित क्षमता का अधिक प्रयोग करके। सरकार के पास जो संसाधन हैं, सरकार के पास जो कंपनियां हैं, सरकार के यहाँ जो संस्थाएं हैं काम करने वाली, उसमें क्या होता है कि जो उसमें मानव संसाधन लगा है, मशीनरी लगी है, बिल्डिंग लगी है, उसका अधिकतम प्रयोग करके लागत को कम करने का प्रयास करना चाहिए। लागत कम करना चाहिए। जैसे जहाँ बहुत से लोग काम करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग काम भी नहीं करते उसमें ना, लापरवाही करते हैं, तो उनसे अधिकतम काम लेना चाहिए ताकि सरकार के उत्पादन की लागत कम बने। निजी निगमीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? निजी निगमीय क्षेत्र का मतलब जैसे कंपनियां, निगम मतलब होता है कंपनियों के बारे में कहा गया है। निजी मतलब किसी व्यक्ति की कंपनी होती है। लाभ के उस भाग में जो विनियोग कार्यों में प्रयुक्त है। लाभ का वह भाग जो विनियोग कार्यों में प्रयुक्त है उसे कर की छूट देनी चाहिए। विनियोग का मतलब पैसा ऐसे स्थान पर लगाना जहां पैसा सुरक्षित रहे। ठीक है। व्यवसायिक खर्चों पर पाबंदी लगाना। व्यवसायिक जो अनावश्यक खर्चे हैं उस पर अगर पाबंदी लगाएगी कंपनी तो बचत होगी। कंपनी द्वारा दी जाने वाली वेतन, कंपनी वेतन देती है, छूट देती है, तमाम सुविधाएं देती हैं कंपनियां। निजी कंपनियों की बात हो रही है, तमाम सुविधाएं देती हैं, उसमें कटौती करना चाहिए तब बचत होगी। ठीक। अगला है कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो कंपनी होती है हर वर्ष लाभांश घोषित करती है और उसको बांटने का काम करती है। कंपनी लाभ कमाएगी, लाभ कमाने के बाद लाभ बांटेगी, वही है लाभांश। लाभांश भारतीय कंपनी पर कर मुक्त होता है, तो कंपनी को लाभांश कम बांटना चाहिए, कम घोषित करना चाहिए, तब कंपनी की बचत होगी। ठीक है। ये लिखा है मैंने विनियोग। विनियोग का मतलब क्या होता है? अपने पैसे को ऐसे स्थान पे लगाना जहां पर हमारा पैसा सुरक्षित भी रहे और उससे कुछ अर्निंग भी होती रहे, उसे बोलते हैं विनियोग। जैसे हमारे पास 10 लाख रुपए है मान लीजिए, उसको रखे हैं, घर में रखे हैं, घर में रखने से पैसा नहीं बढ़ेगा। हमारे पास पैसा है तो उसको किसी कंपनी का अंश खरीद लें, किसी को लोन दे दें, मतलब ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ से कुछ अर्निंग भी होती रहे और पैसा भी सुरक्षित रहे, नहीं पैसा लेके भाग जाए, दुगना चक्कर में दे दियो पैसा लेके भाग जाए, उसे कहते हैं विनियोग। विनियोग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वित्तीय विनियोग, एक होता है वास्तविक विनियोग। वित्तीय विनियोग में पुराने भंडारों एवं शेयरों को खरीदा जाता है। पुराने भंडारों एवं शेयरों को खरीदा जाता है, ऋण पत्रों को खरीदा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऋण पत्रों को खरीदा जाता है, बांडों में खरीदा जाता है विनियोग। ठीक है। वास्तविक विनियोग क्या होता है? नए भंडार इसमें खरीदे जाएंगे, नए शेयर खरीदे जाएंगे, नए कारखाने लगाए जाएंगी, नई इमारतें बनाई जाएंगी, नए पुल बनाए जाएंगे। जैसे पैसा हमारे पास है, पुराना खरीद सकते हैं, पुराना भंडार खरीद सकते हैं, नया से पुराना शेयर, पुरानी बिल्डिंग खरीद सकते हैं, उसमें पैसा लगा दिए, उसको किराए पर देंगे। मान लीजिए बिल्डिंग मैंने खरीद ली, किराए पे देंगे, नई कंपनी खोल देंगे ना, तो वहाँ से पैसा आएगा, उसे बोलेंगे वित्तीय विनियोग। वास्तविक विनियोग का मतलब क्या होता है? नया भंडार, नया शेयर, नया पुल, नया कारखाना बना लिया जाए, उसे बोलते हैं
वास्तविक विनियोग। पूंजी निर्माण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है घरेलू साधन, दूसरा है विदेशी साधन। घरेलू का मतलब होता है जो मैंने बताया आपको, पारिवारिक क्षेत्र की बचतें, निगमीय क्षेत्र की बचतें, सरकारी क्षेत्र की बचतें। ध्यान दीजिएगा, विनियोग मतलब पूंजी कहाँ से इकट्ठा होगी। विनियोग पूंजी निर्माण एक ही है, पूंजी कहाँ से इकट्ठा होगी? बचत करोगे तब पूंजी इकट्ठा होगी, कंपनी इकट्ठा करेगी, सरकारी क्षेत्र से इकट्ठा किया जाएगा, जो कि मैंने तीनों बताया अभी। विदेशी साधन क्या है? शुद्ध विदेशी साधन, शुद्ध विदेशी दायित्व में से शुद्ध विदेशी संपत्तियों को घटा लिया जाता है। शुद्ध विदेशी दायित्व में से शुद्ध विदेशी संपत्तियों को घटा लिया जाता है। शुद्ध विदेशी दायित्व का मतलब क्या होता है? पहला अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा विदेश से लिए गए ऋण। विदेशी दायित्व का मतलब सरकार, भारत सरकार है, विदेश से लेती है लोन। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, विदेश से क्या लेती है? ऋण लेती है। और विदेशियों द्वारा भारत में किया गया निवेश, विदेशी लोग भी भारत में इन्वेस्ट करते हैं। कहते हैं FDI सुने होंगे लोग, विदेशी लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, पैसा भारत में लगाते हैं। कंपनियों तथा परिवार क्षेत्र द्वारा, कंपनियों तथा परिवार के क्षेत्रों द्वारा विदेश से लिया गया ऋण व जमा। विदेशी दायित्व का मतलब जो विदेश वाले हमारे यहाँ की हैं, अर्थात हमें विदेश वालों को वापस करना पड़ेगा। पहला सरकार जो विदेश से लोन लेती है, दूसरा विदेशी जो भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, भारत में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मोबाइल देखिए जो बिक रही, सब विदेशी तो है, सब विदेशी है, ठेका लेते हैं विदेशी कंपनियां भारत में। देसी वाले तो कम पाती हैं, विदेशी वाला ज़्यादा पाती हैं, क्योंकि विदेशी वाले नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कम लागत पर बना के तैयार कर देते हैं, सरकार को सस्ता भी पड़ता है। कंपनियों तथा परिवार के क्षेत्र, जैसे मान लीजिए सरकार ने लिया, विदेशी ने निवेश किया, और हमारे यहाँ की जो प्राइवेट कंपनियाँ वो भी विदेश से लोन लेती हैं, व्यक्ति भी विदेश से लोन लेता है, उन सबको ऐड कर दिया जाएगा, तीनों को ऐड कर दिया जाएगा। सरकार, जो विदेशियों ने निवेश किया, और जो किसी परिवार ने लिया या किसी निजी कंपनी ने लिया, माइनस करते हैं। सरकार, परिवार, क्षेत्र, कंपनियों द्वारा वापस भी जो कर दिया जाता है, तीन आया, तीन तरह से वापस भी कर दिया जाता है। जो वापस कर दिया जाता है उसको माइनस कर दिया जाता है। इसे कहते हैं शुद्ध विदेशी दायित्व। जैसे मैंने आपको बता दिया, सरकार लेगी, यही बता रहे हैं, दायित्व बता रहे हैं आपको। सरकार लेगी, निजी कंपनी लेगी, विदेशी लोग भारत में निवेश करेंगे ना। अब इसी में से मान लीजिए वापस कर दिया गया है, तो वापस कर दिया गया तो घटा दिया जाता है। संपत्ति क्या होती है? विदेशी, शुद्ध विदेशी संपत्तियों का मतलब क्या होता है? शुद्ध विदेशी संपत्तियों का मतलब होता है कि भारत का विदेशी विनिमय कोष, इसमें जगह नहीं थी, मैंने नहीं लिखा इसलिए। भारत का विदेशी विनिमय कोष, भारत वालों ने भी विदेश में निवेश किया है, सही है कि नहीं? विदेश वाले भारत में करते हैं तो भारत वाले भी विदेश में करते हैं। भारत द्वारा विदेश को दिए गए कर्जे, अगर भारत यहाँ पर कर्ज लेता है तो देता भी है, संपत्तियों में देगा। भारतीयों द्वारा विदेशों में किया गया निवेश, भारतीयों द्वारा, पहला नंबर भारत सरकार द्वारा विदेश में निवेश किया जाएगा, दूसरा कर्जा दिया जाएगा, तीसरा भारतीयों द्वारा मतलब हम लोग के द्वारा भी दिया जाएगा। घटा दिया जाता है, घटाते हैं क्या? उन्होंने अगर हमें वापस कर दिया, भारतीयों द्वारा वापस ले लिया गया। तो इसको आप, यही है दोनों में, ये लेने का मामला होता है, यही होता है जब भारत के लोग विदेश में इन्वेस्ट कर देते हैं, देने का मामला हो जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में अगले नंबर टॉपिक के साथ आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।